वाले हैं 1 सितंबर 2024 के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। शुरुआत हम करेंगे आज के दिन से कि आज का दिन हिस्ट्री में क्या महत्वता रखता है। तो देख पाएंगे 1 सितंबर 1942 को राज बिहारी बोस जो थे उन्होंने द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की यहाँ पर स्थापना की थी। बाद में जब इसको लीड किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तो इन्होंने इसका नाम बदलकर इसको आज़ाद हिंद फौज जो है वो दिया था। इसका काम यही था कि इनको ब्रिटिश रूल के खिलाफ में फाइट करनी थी और आप देख पाएंगे कि कैसे वुमन जो थी वो भी इनका हिस्सा थे। इसके अलावा आज के दिन को 1 सितंबर को हम देख पाते हैं कि इंडिया में नेशनल न्यूट्रिशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पोषण दिवस। हमें पता है MS स्वामीनाथन जब यहाँ पर आते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आते हैं, उसके बाद में आज इंडिया इस मुकाम पर पहुंच गया है कि हम पूरी तरीके से फूड सिक्योर कंट्री बन चुके हैं। बल्कि हम तो एक्सपोर्ट भी करने की अब अपनी जिज्ञासा को बार बार दिखाते हैं कि हम दूसरों तक भी फूड जो है वो दे सकते हैं, खाद्य सुरक्षा, भोजन सुरक्षा दूसरों को भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन आज के समय पर जो हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर इंडिया की हम भोजन के रूप में देखें तो वो है पोषण की। उसी पोषण को, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जिनमें वेस्टिंग को हम देख पाते हैं, स्टनिंग को देख पाते हैं, यानी कि उम्र के हिसाब से या तो उनके अंदर वजन कम है या फिर उनकी हाइट कम होती है, क्योंकि उनको जो यहाँ पर रिक्वायर्ड पोषण होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो बाय फूड उतने नहीं मिल पाते हैं। सो आज का टाइम ये है कि हम अवेयरनेस को बढ़ाएं, जागरूकता को बढ़ाएं और एक पोषण सशक्त जो देश है वो भी बनकर यहाँ पर सामने आए। उसी वजह से इसको राष्ट्रीय दिवस का दर्जा दिया गया है। एक और खास बात है आज के दिन में, जो कि शुरुआत जिसकी हुई थी 1974 में। हमें पता है हमारा एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट के ऊपर ईस्ट पे हम देख पाते हैं, जो कि हमने अडोप्ट किया हुआ है। यानी कि जो इंटरनेशनल टाइम जोन को या लाइन को हम देखेंगे, इससे हम लोग 5.5 घंटे ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे दिन के, तो हम देखेंगे हमारे यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ये हमने लिया हुआ है क्योंकि 30 मिनट आप देख पाएंगे और 82 डिग्री के ऊपर ये हमें दिखाई देता है। और ये इंटरनेशनल मैरीटाइम लाइन जो है वो कहाँ से गुजर रही है, ये हम देखते हैं 180 डिग्री के ऊपर से इंटरनेशनल लेवल पर इसको माना गया है और इस पे हम टाइम को ज़ीरो की तरह यहाँ से लेते हैं। तो इधर आप देख पाएंगे कि कैसे इक्वेटर से होती हुई ये जो लाइन है ये हम पूरे रास्ते तक लेकर जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो डेट लाइन है, यानी कि जो हमारी समय की रेखा है, वो किन किन स्टेट में से गुजरती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम देख पाते हैं 5 मुख्यतः स्टेट है, जिसमें से पहली जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश। उसी के मिर्जापुर के बिल्कुल बीचों बीच से ये होती हुई जाती है। देन मध्य प्रदेश इज हेयर, ऑल्सो छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा को हम देख पाएंगे, और आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई ये यहाँ पर इस प्रकार से खत्म हो जाती है। तो ये थी अहम बातें। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है रिसिलिएंट अवनी फायर्स इंडिया टू अ गोल्डन स्टार्ट। हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर अवनी जो है और यहाँ पर मोना, आप इन दो खिलाड़ियों को देख पाएंगे जो कि दोनों ही शूटिंग के खिलाड़ी हैं और ओलंपिक के अंदर पैरा ओलंपिक पेरिस में अब शुरू हो गया है। और हम देख पाएंगे कि भारत का पहला गोल्ड, ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक दोनों को मिलाकर अवनी यहाँ पर लेकर आ चुकी हैं। शूटिंग में 10 मीटर राइफल की इन्होंने शूटिंग के अंदर भाग लिया था और गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। हम देख पाएंगे कि पिछला जो ओलंपिक हुआ था पैरा ओलंपिक 2021 के अंदर, हम देख पाते हैं वो हुआ था टोक्यो में, जापान में। वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और अपने खिताब को इन्होंने अभी भी बरकरार रखा हुआ है। दूसरे खिलाड़ी मोना को हम देख पाएंगे, जो कि एक माँ है, इनके 2 बच्चे हैं। और हम देख पाते हैं कि कैसे ये बचपन में ही पोलियो से ग्रसित हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने काफी कुछ जीवन में सहन किया। लेकिन जब ये 15-16 साल की हुई तो इनको लगा कि जीवन में कुछ सार्थक करना चाहिए और ये सामने आकर अपने परिवार की बोली कि मुझे शूटिंग करनी है। हालांकि परिवार ने स्टार्टिंग में साथ नहीं दिया, बोला कि अगर तुम शूटिंग करोगी तो इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन मोना ने हार नहीं मानी। इन्होंने शूटिंग की और आज ये बताती हैं कि कैसे आज ये भी और इनका परिवार भी जब ये सिल्वर मेडल इंडिया को दिलाती हैं तो कितने खुश हैं फिलहाल।
ये हम देख पाते हैं। इंडिया का तीसरा मेडल लेकर आई है यहाँ पर प्रीति। प्रीति जो है वो हम देख पाएंगे यूपी की रहने वाली है और इनको बचपन से ही इनके जो पैर थे वो बहुत वीक थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने काफ़ी कोशिशें की। कभी वेट लिफ्टिंग में कोशिश की तो कभी इन्होंने जो रेसलिंग है उसको करने की कोशिश की, लेकिन उसके पश्चात इन्होंने रनिंग में अपना खेल जो है वो आजमाया और उसके बाद भाग्य ने इनका साथ दिया और ये आज 100 मीटर की रनिंग के अंदर हम देख पाते हैं कि कैसे भारत के लिए ब्रोंज मेडल लेकर आ चुकी हैं। फोर्थ हम देख पाएंगे यहाँ पर मनीष को, जिन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया है। अब ये भी हम देख पाते हैं कि मनीष जो है वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर काफ़ी खुश है इस चीज़ से और अपने भैया को, इनके जो भाई थे जो कि पिछले साल भी इनके साथ पैरालंपिक में गए थे लेकिन 2022 में उनकी एक हादसे में मृत्यु हो जाती है, तो उनको याद करते हुए इन्होंने उनका भी ये जो इनकी जीत है उसको डेडिकेट किया है। और भारत के जो ये चेहरे हैं, खूबसूरत चेहरों को हम देख पाएंगे कि ये हमारे गर्व के चेहरे हैं, हमें इन पे गर्व करना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए कि ज़िंदगी बेशक कितनी ही मुश्किल क्यों ना लगे लेकिन रिसेलिएंट रहना बहुत ज़रूरी है। हमें उस चीज़ के ऊपर अड़े रहना और उससे उभर कर बाहर निकल कर आकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। तो आपके जीवन में भी बेशक कितनी ही कठिनाई फिलहाल आपको लग रही हो, लेकिन डटे रहिए, अड़िग रहिए, मुझे पता है कि रिजल्ट जो होगा वो अच्छा आएगा ही आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चेरिश करते हैं इस मोमेंट को जब हमारे देश की जो गोल्डन मोमेंट है वो हो रहा था। इस समय पे हम देख पाएंगे कि अवनी जो है वो इस समय पे यहाँ पर गोल्ड मेडल जीती थी और कितनी खुश ये दिखाई दे रही है, इंडिया का प्राइड, ये कितना खुश हमें लग रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रो के ऊपर। देखिए, मैं डेली आप लोगों को न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ाती हूँ। अभी हमने देखा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल को, इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में एक प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगी और मुझे पता है यूपीएससी में करंट अफेयर से अलग अलग डिमांड होती है। जब अलग अलग डिमांड होती है तो वो अलग अलग तरीके से हमें पढ़ना भी पड़ेगा। इसी वजह से सबसे पहले हम मेन से रेलिवेंट सारी खबरों को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उनमें क्या क्या बताया गया है और क्या क्या एक्स्ट्रा स्टैटिक्स से या फिर कहीं और रिसोर्सेज से इसमें जोड़ा जा सकता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रीलिम्स रिलेवेंट सारी की सारी न्यूज़ को कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद मैपिंग करते हुए, क्योंकि प्रीलिम्स में मैपिंग के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो उससे साथ हम वोकेबलरी के साथ में अपनी वीडियो का अंत करेंगे। अब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से, जो कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए आप इसका आंसर दे पाएंगे। पूछा जा रहा है कि इंडिया एंड ब्राज़ील यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें अपने मेंबरशिप को शेयर करते हैं। अब ये पीवाईक्यू है, पहले प्रीलिम्स में इसको पूछा जा चुका है, तो इसी वजह से अगर किसी ने पीवाईक्यू किया है तो वो आराम से इसका जवाब दे पाएंगे और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आप लोगों के साथ में आप लोगों को समझाने के लिए। अब आपको बताना है G4, ब्रिक्स, G20 एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इन चारों में से यहाँ पर ब्राज़ील जो है वो किस किस के साथ में मेंबरशिप इंडिया के साथ में शेयर करता है। यानी कि इंडिया जो है वो चारों का मेंबर होना चाहिए और ब्राज़ील इनमें से किन किन का मेंबर है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है G4 यानी कि ग्रुप ऑफ 4 एंड SCO के बारे में। ऑप्शन बी बात करता है 2 एंड 3 ओनली यानी कि ब्रिक्स एंड G20 के बारे में। ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 एंड 3 ओनली यानी कि G4, ब्रिक्स एंड यहाँ पर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑप्शन डी बोल रहा है 3 एंड 4 यानी G20 एंड SCO के बारे में। आंसर मैं आपको इसका बताते हुए चलती हूँ, जो कि है ऑप्शन सी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी अभी तक आंसर जो है वो देख लिया होगा। अब वन बाय वन हम इन सारे ग्रुप्स को पढ़ेंगे कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर G4 की। G4 जो है वो हम देख पाएंगे 4 देशों का समूह है, जिसमें जर्मनी, जापान, इंडिया एंड ब्राज़ील, ये 4 कंट्री ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ में मिलकर स्ट्रगल कर रही हैं कि उनको परमानेंट सीट जो है यूएनएससी के अंदर मिल जाए और ये सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को हमेशा कि इनको सीट जो है वो मिलनी चाहिए। अब यूएनएससी जो है वो ऐसा है क्या, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं। इनमें से 5 ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर है, जिसमें हम यूएस, चाइना, यूके, रशिया एंड फ्रांस, इन 5 देशों को देख पाएंगे। याद आपको बहुत अच्छे से रखना है, ये 3 कंट्री यूएस, यूके एंड चाइना एंड नीचे रशिया एंड फ्रांस की ये परमानेंट मेंबर हैं। 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 लिए
जाते हैं अफ्रीका से, 2 आते हैं एशिया से, हम देख पाएंगे 2 लिए जाते हैं लैटिन अमेरिकन कैरेबियन कंट्री से, यहाँ पर 2 मेंबर होते हैं जो कि वेस्टर्न यूरोप से आते हैं और 1 मेंबर होता है जो कि ईस्टर्न यूरोप की कंट्री में से छाटा जाता है। और ये डिपेंड करता है 2-2 टर्म के ऊपर कि यहाँ पर कौन कौन से रीजनल बेसिस पे कंट्रीज को इसमें लेकर आया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंडिया जो है वो चाहता है कि उसको भी परमानेंट मेंबरशिप जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मिल जाए। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर एक जनरल काउंसिल होती है जिसमें 197 मेंबर कंट्रीज हैं, दूसरी यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसमें हम परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज को देख पाते हैं। अब कोई भी जब फैसला लेना होता है, अगर इनमें से कोई भी कंट्री वीटो कर देती है तो वो फैसला वहीं पर रद्द हो जाता है, यानी कि वो मान्य नहीं होता। सभी को मानना जरूरी है, किसी को भी वीटो नहीं करना चाहिए। तो ये जो वीटो पावर है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हो जाती है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इन सारे मेंबर्स की, जब किसी के ऊपर कोई फैसला लेना होता है। तो इसी वजह से भारत भी चाहता है कि उसको भी इतना अहम दर्जा उसके पड़ोसी देश चाइना की तरह यहाँ पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप हम देखते हैं जो कि है ब्रिक्स। ये होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सभी के नाम के अक्रोनियम से हम इसको देख पाते हैं कि कैसे ये शब्द बनाया गया है। इसके अंदर कुछ नए मेंबर्स भी आ चुके हैं जो कि 5 और मेंबर है। शुरुआत इसकी हम देखते हैं 2006 के अंदर इन 5 कंट्री के साथ में हुई थी, ब्रिक के साथ हुई थी 4 कंट्री के साथ में, साउथ अफ्रीका को बाद में इसमें जोड़ा गया। नए मेंबर जो है वो कौन कौन है, इसमें ईरान, यूएई, इथोपिया, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट ये आ चुके हैं और टोटल आज के टाइम पे इसकी मेंबरशिप 10 देशों की हो चुकी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और इसको बनाया कैसे गया था? जो टर्म ब्रिक है वो एक्चुअली में जिम ओनेल एक गोल्डमैन सॉक्स इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के लिए इमर्ज की थी और बोला था कि ये ऐसी कंट्री है जो कि पावर हाउसेस बनने वाली है इकोनॉमी के समय में, क्योंकि ये लगातार इमर्ज कर रही हैं, लगातार यहाँ पर सामने आ रही है। ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स का जो था वो था इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को यहाँ पर उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ाना ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर में। इसके अलावा जो वेस्टर्न नेशंस के डोमिनेंस है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के ऊपर, उसको भी कम करना। इसके अलावा अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है इमर्जिंग इकोनॉमीज की, उसकी वॉइस को सामने रखना। अगर हम वर्ल्ड डाटा के हिसाब से देखें तो ब्रिक्स में जो 5 कंट्रियां हैं वो 41% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को यहाँ पर रखती है, 24% वर्ल्ड की जीडीपी इन कंट्री से आ रही है, ओवर 16% वर्ल्ड का जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वो भी इन्हीं कंट्रीज में है। 29.3% टोटल जो लैंड का सरफेस है वो हम इन 5 कंट्रीज में देख पाएंगे जो कि ब्रिक्स में आती है। ब्रिक्स प्लस भी एक इंस्टीट्यूशन हो चुका है जिसके अंदर 36 प्लस, क्योंकि जब हम इन 5 कंट्रियों को और जोड़ देते हैं तो इसको ब्रिक्स प्लस का यहाँ पर दर्जा दिया जा रहा है। इसमें 36% ब्रिक्स की यहाँ पर वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो हम देख पाएंगे 2022 के हिसाब से, 46% वर्ल्ड की पॉपुलेशन और 25% ब्रिक प्लस जो ग्लोबल एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्ल्ड का जब ब्रिक का पहला समिट हुआ था तो वो होता है 2011 में। ये हम देख पाते हैं कि कैसे फर्स्ट समिट होने के बाद में साउथ अफ्रीका में इसको किया गया और ये हुआ था सैन्य के अंदर भी। चाइना में भी अप्रैल 2011 के अंदर फुल मेंबरशिप दे दी गई थी साउथ अफ्रीका को। आगे इससे बढ़ते हैं और समझते हैं एनबीडी एंड सीआर ए के बारे में। 15 जुलाई 2024 को हम देख पाएंगे कि ब्रिक्स समिट जब यहाँ पर ब्राजील में हो रहा था तो एक अग्रीमेंट को साइन किया गया था एनडीबी एंड सीआर के नाम से। एनडीबी का मतलब होता था न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ऑपरेशन से शुरू हो चुका और इसका काम ही ये है कि ये जो सारी की सारी कंट्री है मेंबर कंट्री, उनको यहाँ पर जो हिस्सा है वो दिया जाएगा उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए। सीआरए को देखें तो ये होता है कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जिसके अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो म्यूचुअल सपोर्ट करेंगे किसी भी अगर कंट्री में सडन करेंसी क्राइसिस देखने को मिलता है तो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर जो कैपिटल है वो $100 बिलियन डाली गई है। इसका हेडक्वार्टर हम शंघाई चाइना में देख पाते हैं और इसको क्रिएट इसी वजह से किया गया था ताकि जो रिक्वायरमेंट है 5 देशों की फंडिंग कंट्री की डेवलपमेंट की वो यहाँ पर कंप्लीट की जा सके। और हम इसके अलावा देख पाते हैं यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट समिट हुआ है ब्रिक का, वो हुआ था अगस्त 2023 में, जिसमें 6 नई कंट्रीज को फुल मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया गया था, बल्कि उनको बना ही दिया गया था और वो इफेक्टिव हो चुका है 1 जनवरी 2024 से।
जो हम देख पाते हैं यहाँ पर कि कॉन्स्टेंटिनेशन जो है, जिसमें चाइना के हम सैटेलाइट वगैरह को देख पाएंगे। चाइना एंड ब्राज़ील ने मिलकर भी चाइना ब्राज़ील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट 4 को ऊपर भेजा हुआ है। एंड रशिया ने कैनोपोस सैटेलाइट को इसी ब्रिक की ऑर्गेनाइजेशन में भेजा हुआ, और इंडिया ने ZY-2 एंड 2A, सो दैट हम सारा का सारा जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे के साथ में शेयर कर सके, ये इसमें किया गया है। अब G20 ग्रुप को देखते हैं तो पाते हैं कि G20 में 19 कंट्रीज को हम देख पाएंगे, और एक रीजनल बॉडीज जो कि पहले यूरोपियन यूनियन होती थी, अब अफ्रीकन यूनियन भी इसमें इंडल्ज हो चुकी है 2023 में, जब इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी यहाँ पर लिए हुआ था। 19 कंट्री कौन कौन सी है, चलिए समझते हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड USA, इनको हम देख पाते हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें 27 कंट्रीज़ हैं जो हमें दिखाई देती है, और अफ्रीकन यूनियन में यहाँ पर 54 टोटल कंट्रीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि ये बना कब है। G20 बनता है 1999 में, जो कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में एक फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर जो थे उनके द्वारा एक फोरम को बनाया गया था, ताकि हमेशा आगे ऐसा कुछ देखने को ना मिले। 2007 में इसको अपग्रेड करके हेड ऑफ स्टेट्स के लेवल पर लेकर आ गए। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, हेड ऑफ स्टेट यानी कि हम देख पाएंगे यहाँ पर जो कि लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। 2009 में ये जो डेजिग्नेशन थी उसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन की डेजिग्नेशन से नवाजा गया, और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एंटी करप्शन प्लस इकोनॉमिक जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं उन सभी के ऊपर काम करती है ना। इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है, बल्कि एनुअली हर कंट्री, जितनी भी कंट्री है वो इसको लीड करती है। यानी कि जैसे इंडिया अभी प्रेसिडेंट बना हुआ था, तो अब ये जो प्रेसिडेंसी है वो आगे चली जाएगी, तो इसी तरीके से ये काम करती है। 2024 में अब ये ब्राज़ील के अंदर प्रेसिडेंसी जा चुकी है, 2023 में इंडिया के पास थी, और 2022 में हम देख पाते हैं कैसे इंडोनेशिया से इंडिया में ये आई थी। G20 के अंदर दो पैरेलल ट्रैक काम करते हैं, एक होता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा होता है शर्पा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक जो होता है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर जो है वो आपस में मिलते हैं और उसको लेड करते हैं। शर्पा ट्रैक के अंदर शर्पाज जो होते हैं, शर्पाज यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर कंट्रीज, यानी कि स्टेट के जो हेड होंगे या फिर गवर्नमेंट के जो हेड होंगे वो यहाँ पर आएंगे और वो इसको लीड करेंगे, ये हम देख पाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 85% जो वर्ल्ड की GDP हम बात कर रहे हैं तो वो यहीं से आ रही है। 75% वर्ल्ड का ट्रेड इन्हीं G20 ग्रुप की कंट्रीज़ में हो रहा है, और 66% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। हैंस इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में हम इनको मान सकते हैं कि अगर हम इंटरनेशनली फोरम पे इनकी बात करें तो, क्योंकि ये सभी के सभी कॉन्टिनेंट से भी कंट्रीज़ को यहाँ पर दिखा रहा है, सातों के सातों कॉन्टिनेंट में आप इसको देख पाएंगे। बात करें 2023 की थीम की, तो इंडिया ने पहली बार G20 का सबमिट किया था एज ए होस्ट कंट्री की तरह से, और हमने थीम रखी थी G20 प्रेसिडेंसी के लिए वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। यानी कि वासुदेव कुटुंबकम हम देखते हैं श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पर दिया गया एक श्लोक है संस्कृत में, जिसका मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा संसार जो है वो एक ही घर है, एक ही परिवार है। अफ्रीकन यूनियन ने G20 में अब की इंडिया की प्रेसिडेंसी के साथ ही परमानेंट मेंबर बनाया गया था ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। इसके अलावा ग्लोबल बायोफुल अलायंस जो है वो भी लॉन्च की गई, जिसमें ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया, और 19 कंट्रीज एंड 12 ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें साथ में आकर एम लिया। एम इसका क्या है, ताकि बायोफुल डिमांड को यहाँ पर बूस्ट किया जा सके, टेक ट्रांसफर हो और ग्लोबल कोलैबोरेशन किया जा सके, ताकि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर असर हो रहा है वो कम हो। इसके अलावा हम देखेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जो कि PM मोदी के द्वारा एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि इंडिया को वेस्ट एशिया एंड यूरोप से यहाँ पर कनेक्ट करेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, जब मैं आपको दिखा रही हूँ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो हम देख पाते हैं कि ये शिप से इंडिया को कनेक्ट करने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे यमन के पास में। इसके बाद सऊदी अरेबिया से ट्रेन से होते हुए हम इजराइल से होते हुए चले जाएंगे मेडिटेरियन एरिया
में इस मेडिटेरियन एरिया में फिर से हम शिप से होते हुए इटली तक पहुंचेंगे और इटली से जाते हुए हम यहाँ पर स्पेन एंड पुर्तगाल से अंदर चले जाएंगे। तो ये क्या होगा, इसमें इंडिया, मिडल ईस्ट, हम यहाँ पर इसको मिडल ईस्ट की तरह देख पाएंगे और यूरोप यहाँ पर तीसरा है। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिखा रहा है और इंडिया इसी वजह से पहले आ रहा है क्योंकि इंडिया के द्वारा ही इसको प्रपोज भी किया गया था। हालांकि जब ये गाजा की और हम देखते हैं कि इसराइल की वॉर होती है तब से ये रुका हुआ है, हमने बहुत सारा पैसा इसके ऊपर भी लगाया है। इसके मेन पोर्ट मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सबसे पहले हम जबेल अली जो पोर्ट है उसको देखेंगे, उसके अलावा हम हाइफिया पोर्ट को देखेंगे, रियाद को देखेंगे, हम इसके अलावा यहाँ पर पुरसस जो है उसको भी देखते हुए यहाँ पर चलते हैं। तो कैसे ये शिप और रेल दोनों को मिलाकर बनने वाला एक कॉरिडोर है और ये वो कॉरिडोर है जो कि चाइना के खिलाफ में बनाया गया है क्योंकि चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अपने ब्री इनिशिएटिव के तहत पर, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत पर यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है उनसे होते हुए चाइना यूरोप में जा रहा है। तो इंडिया ने उसी के अपोजिट में दूसरे रूट को यहाँ पर चुना है। चलिए अब हम देखते हैं सांघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ऑलरेडी हमने इसको कल भी डिस्कस किया था। एक यूरेशियन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोप की तरफ से हम यहाँ पर रशिया के भाग को देखेंगे और बेलारूस को भी, जो कि अभी ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं बना है क्योंकि करंटली इसके अंदर हम 9 मेंबर को देख पाते हैं। शुरुआत इसकी भी हुई थी 5 देशों के समूह के साथ में जिसको 1996 में संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड चाइना, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस रीजन की बात हो रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 2001 में उज्बेकिस्तान, यहाँ पर आप उज्बेकिस्तान को देख पाएंगे, उज्बेकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया और इसके बाद ही जो एससीओ है, जो कि शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर यहाँ पर एससीओ पड़ गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसको ज्वाइन किया, इसीलिए वो सवाल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी कि इसमें ब्राज़ील जो है वो एज ए मेंबर कंट्री नहीं है। इसमें कुछ ऑब्जर्वर हैं 3 कंट्री और, जिसमें हम मंगोलिया, अफगानिस्तान और बेलारूस को देख पाते हैं। 2022 का एससीओ समिट जो था वो उज्बेकिस्तान में हुआ था और वहां पर एससीओ ने पहली बार वाराणसी जो है उसको एज ए टूरिज्म कैपिटल की तरह यहाँ पर इंडिया के लिए प्रेजेंट किया, इस पूरे के पूरे जो ये ग्रुप था उसमें प्रेजेंट किया। 2023 का जो समिट है वो इंडिया में हुआ था और इंडिया ने पहली बार ही यहाँ पर एससीओ के समिट को होल्ड किया था क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, 2017 में इंडिया मेंबर बन रहा है। ईरान को इंक्लूड कर लिया गया था 9th मेंबर की तरह, यहाँ पर हम ईरान को भी देखेंगे जो कि इंडिया ने इसको किया था और ईरान और इंडिया जो है वो अच्छे दोस्त हैं, ये हमें पहले ही पता है। गवर्नेंस की बात करें तो इन्होंने एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है क्योंकि यही मेन इनका फोकस है। जो एक परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का, इसका हेडक्वार्टर हम उज्बेकिस्तान में देख पाएंगे और इसका काम ही होता है कि 3 ईवल के ऊपर, रेड्स इन्होंने इसका नाम दिया है कि रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इन तीनों के ऊपर हमें काम करना है मिलजुल कर। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी रशियन एंड चाइनीज है। गवर्नड ये किया जाता है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल के द्वारा, जो कि इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है और साल में एक ही बार ये मिलते हैं। फिलहाल अब जो ये मीटिंग है ये पाकिस्तान में हो रही है 2024 में और इंडिया को इनविटेशन इसके लिए भेजा गया है। हालांकि अभी तक पता नहीं है कि इंडिया इसमें सम्मिलित होगा या नहीं। G7 की बात कर लेते हैं तो ग्रुप ऑफ 7 जो है वो एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है 7 देशों की और वर्ल्ड की सबसे एडवांस इकोनॉमीज की। इसमें यूएसए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, जापान एंड कनाडा आता है और रशिया जो है वो 1998 से 2014 तक इसमें था, लेकिन अब वो G8 का यहाँ पर मेंबर बन चुका है। एस्टैब्लिशमेंट इसकी होती है 1975 में। इसमें यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, वेस्ट जर्मनी, ये सब बनते हैं जब 1973 का ऑयल क्राइसिस यहाँ पर हो चुका था। उसके बाद में 1976 के अंदर कनाडा इसको ज्वाइन करता है और ये G7 बन जाता है। 1998 में G7 जो है वो G8 बन गया था, जिसमें रशिया ने एडमिशन लिया था, लेकिन फिर से ये 2014 में G7 बन गया, जिसमें रशिया ने जब क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन किया, यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो उस रीजन के बाद में वापस से रशिया को इससे हटा दिया गया। नाउ ये 10% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको दिखाता है और 31% ग्लोबल जीडीपी को दिखा रहा है। तो इसी वजह से मोस्ट एडवांस जो इकोनॉमीज है उनका ग्रुप ये बन जाता है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर हाई ग्रोथ डेप्ट भी देखने को मिल रहा है, कर्जा भी इन कंट्रीज पे काफ़ी है। जापान के ऊपर 263% इनकी जीडीपी से ज़्यादा कर्ज हमें देखने को मिलता है। इटली पे 151%
1% एंड यूएसए पे 133% है ये। आप यहाँ पर मैप पे भी इसको देख पाएंगे कि एशिया से हम केवल केवल यहाँ पर जापान को देख पाते हैं, या यूनाइटेड नेशंस की सॉरी यूएसए की अगर बात करें तो इसमें हम कनाडा और यूएस दो कंट्रीज़ को देख पाएंगे। और यहाँ पर अगर हम आते हैं यूरोप में तो इसमें हम यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली चार कंट्री को यहाँ पर देख पाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कोई भी ट्रीटी या कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ही नहीं। ये भी क्या होता है कि एनुअल रोटेशन होती है सातों कंट्रीज़ में और वही इसकी प्रेसिडेंसी संभालते हैं, जैसे G20 में आप लोगों ने देखा था। G7 का जो समिट है वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर एनुअली किया जाता है और इसमें G7 मेंबर स्टेट्स एंड यूरोपियन जो यूनियन के मेंबर होते हैं वो भी आते हैं। 1981 से EU यानी यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रियों ने भी G7 में एज ए नॉन न्यूमरेटेड मेंबर की तरह यहाँ पर पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया था। तो ये आप देख पाएंगे ये पूरा का पूरा G20 नेशंस है और इसमें से इटली, जर्मनी, कनाडा, यूएस, जापान, फ्रांस, यूके जो है वो G7 का समूह बनाता है। पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए की गई है। जैसे 2 जून 2021 में हम देखते हैं कि कैसे एक समिट किया गया था यूके में, जो कि पहला इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान अनाउंस किया गया था जो बाइडेन के द्वारा, जो कि करंटली भी यूएसए के प्रेसिडेंट है। अभी यूएसए में इलेक्शन होने वाला है 1 महीने के अंदर और फिर हम देखेंगे उसका रिजल्ट क्या रहेगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर में भी कई बार देखा जाता है। ऐसा ही एक और समूह है जिसको G11 बोला जाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ 11। और इसमें फॉर्मर जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसको एक्सपेंड करने की बात कही थी कि इसमें इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया इसको भी जोड़ दिया जाए और G7 के साथ में जो 4 कंट्रीज मिल जाएंगी तो ये नाम से जानी जाएंगी G11 के। नाउ अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है जिस पे आपको इस वीडियो की पीपीटी प्लस जो आपके स्टैटिक के नोट्स होते हैं, जैसे कि आज ही मैं आप लोगों के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो नोट्स हैं वो शेयर करने की सोच रही थी। कल मैं आप लोगों को मैंने बोला था लेकिन मैं भूल गई थी वो शेयर करना, दैट्स सॉरी फ्रॉम माय साइड। लेकिन आप आज आप लोगों को जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो कि ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसके ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये 4 से 5 बुक से एक साथ निकाल कर बनाए गए नोट्स हैं जो कि आपके 2025 के लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस हैंडल से जाकर यहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलेंगे और देखेंगे यूपीएससी मेंस से रिलेटेड आर्टिकल को। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है साइक्लोन आसना के ऊपर। ये कच्छ के ऊपर बन रहा है और इसी की वजह से गुजरात में हैवी रेनफॉल देखने को मिली है। ये जो आसना नाम है ये दिया गया है इसको पाकिस्तान के द्वारा। और पाकिस्तान के द्वारा क्यों दिया गया है, नेम एक्चुअली में दिए कैसे जाते हैं वो हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। पहले सबसे पहले मुझे आपको बताना होगा कि ये जो पूरा का पूरा साइक्लोन आने वाला है ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि ये एक बहुत ही रेयर लैंड ओरिजिनेटिंग वन है, यानी कि लैंड के ऊपर ये बना है। हालांकि साइक्लोन जो होते हैं वो यूजुअली यहाँ पर हमेशा समुद्र के ऊपर बनते हैं, ओशन के ऊपर बनते हैं, लेकिन ये एक रेयर एक्सेप्शन यहाँ पर बोला जा सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो कैसे होते हैं, वो लैंड पे भी बन सकते हैं, वो चाहे तो समुद्र पे भी बन सकते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर सब ट्रॉपिकल ओशंस की, सॉरी साइक्लोन की। अब इनको बनने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है। यूजुअली जो सी का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज़्यादा गर्म होना चाहिए, इसके बाद ये बन सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर वार्म एंड मोस्ट एयर की सप्लाई होती रहनी चाहिए क्योंकि कहीं पर जब भी लो प्रेशर बनेगा बीच के अंदर में तो चारों तरफ से जो हवाएं होंगी वो उसकी तरफ आकर्षित होंगी और वहाँ पर आने की कोशिश करेंगी। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि इस धरती के ऊपर कोरियोलिस फोर्स भी तो होता है। ये धरती जब घूम रही है, स्पिनिंग कर रही है, तो इसमें एक फोर्स, एक तरीके के यहाँ पर हम फोर्स को देख पाएंगे जिसको बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स। अब ये जो कोरियोलिस फोर्स होती है ये इक्वेटर पे 0 होती है, तो इसी वजह से कभी भी इक्वेटर पे कोई भी हमें साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक। इस रेंज में, इस बेल्ट में हम इनको नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हम इनसे ऊपर आते हैं तो देख पाते हैं कि जब ये हवाएं यहाँ पर लो प्रेशर जहाँ पर क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर कहाँ पर क्रिएट होगा, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ की जो हवाएं थी वो ऊपर उठनी शुरू होगी, ऊपर जानी शुरू होगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया तो आसपास की हवाएं यहाँ पर आना शुरू कर देंगी।
लेकिन कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से ये जो हवा जिसको इस प्रकार से आना था, वो हवा डाइवर्ट हो जाती है, वो हवा ऐसे हो जाती है। अब ये हवा जब ऐसे होगी तो ये क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी, और जब ये हवा घूमने लगती है तो इसी को हम साइक्लोन का नाम बोल देते हैं। चलिए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले वार्म मोस्ट एयर जो है वो ओशन से ऊपर जाएगी, इसमें वाटर वेपर्स होंगे। इसके अंदर जब ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगी, जहां पर हम देखेंगे कि ठंड होनी शुरू हो चुकी है, टेम्परेचर बदलना शुरू हो चुका है, और क्योंकि एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो हम देख पाते हैं कि ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है और कंडेंसेशन करना शुरुआत कर देती है। कंडेंसेशन होगा तो एयर जो होगी वो लाइट होगी और वो और ऊपर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर तो ट्रोपोपोज आता है, ट्रोपोपोज आता है तो यह हवा बाहर नहीं जा पाएगी, बाहर नहीं जाएगी तो ये साइड में डाइवर्स होना शुरू कर देगी। और क्योंकि लगातार यहाँ पर गर्मी थी और यहाँ से लगातार जो है वो ऊपर उठती ही जा रही है हवाएं, तो हम देख पाएंगे कि ये इस प्रकार से मूवमेंट करते हुए ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उनको बनाती रहेगी। बीच में इसकी आई रहेंगी, क्योंकि जैसे ही हवा यहाँ तक आएंगी, आना चाहती है यहाँ तक, लेकिन वैसे ही वो ऊपर चली जा रही है, ऊपर चली जा रही है, तो बीच का जो ये हिस्सा है ये बिल्कुल शांत हिस्सा है, तो इसको आई बोला जाता है। इसके साइड में हम आई वोल देख पाएंगे, यहाँ पर इसमें बादल बन रहे होते हैं, तो यहाँ पर रेन भी हमें दिखाई देती है। ये होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ये साइक्लोन चलता रहता है। हम देखेंगे कि कैसे ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेगा, और लैंड पे आते आते, क्योंकि जब इसको मॉइस्चर मिलना खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाता है, लेकिन इसी की वजह से गुजरात में रेन देखने को मिल रही है। और वैसे हमेशा हम देखते हैं कि अरेबियन सी में इतने साइक्लोन बनते नहीं है, लेकिन ये अरेबियन सी के अंदर ही बना है, बे ऑफ बंगाल में नहीं बना है, जबकि बे ऑफ बंगाल के पास में जो सिचुएशन है, जो सुटेबिलिटी है साइक्लोन बनने की, वो ज़्यादा होती है। अब देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या रहेगा, क्या ये अभी तक तो ये पहुंचा नहीं है गुजरात के ऊपर, तो हम देखेंगे कि ये उसके बाद क्या प्रभाव अपना दिखाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें जीएस पेपर, हम देखेंगे कि कैसे 2 में ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और पहले वाला आर्टिकल हमारे लिए जीएस पेपर 1 एज वेल एज जीएस पेपर 3 दोनों में इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि जीएस पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी एंड जीएस पेपर 3 में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना होता है, तो इसी वजह से वो इम्पोर्टेंट था। नाउ ये कह रहे हैं कि सीनियर आईसीएआर साइंटिस्ट जो है उनको लेटरली हायर किया जाता है बिना किसी रिजर्वेशन के। और इसके ऊपर यहाँ पर हमें समझ में आया है कि लेटरल हायरिंग की तो मैम 2-3 दिन से हमें पढ़ा रही है कि यूपीएससी भी चाहता था कि यहाँ पर जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, लेटरल एंट्री होनी चाहिए। और लेटरल एंट्री का मतलब है ऐसे लोगों का जिनके पास में एक्सपर्टीज है, लेकिन बिना किसी एग्जाम के इंटरव्यू के बेस पर, उनके एक्सपर्टीज के बेस पर उनको एक जो हाई पोजीशन है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने इस फैसले को वापस लिया और इसको हटा दिया। जब हम आते हैं आईसीएआर के ऊपर, इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर, तो हम देख पाते हैं कि कैसे लगभग इसके अंदर यहाँ पर 3,500 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं। और ये जो साइंटिस्ट आते हैं ये एग्ज़ाम देकर आते हैं, यानी कि इनको एक एग्जामिनेशन होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, जो कि होता है ARS एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। लेकिन इनमें से 2700 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कभी ये एग्ज़ाम दिया ही नहीं, बल्कि उनको लेटरल एंट्री के तौर पर यहाँ पर RMP की पोस्ट दे दी गई, जो कि ये एग्जामिनेशन देने के बाद साइंटिस्ट को अपने फील्ड में 10 से 20 साल वर्क करने के बाद मिलती है। RMP अगर हम देखें तो ये हो जाता है रिसर्च मैनेजमेंट पोजीशंस, ये नहीं मिल रही हैं। अब गवर्नमेंट ने इस तरफ भी जो ध्यान है, और आईसीआर के द्वारा इस तरफ भी ध्यान दिया गया है कि इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक टॉक्सिक हम देख पाते हैं कि वर्क कल्चर जो है वो बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो जब ये लेटरल एंट्री होती है इसमें कोई रिजर्वेशन आरक्षण नहीं होता है, ये अपने आप को ऑलरेडी जो यहाँ पर एग्जामिनेशन देकर आए हुए साइंटिस्ट हैं उनसे ऊपर मानना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि जो एग्जामिनेशन देकर एक्सपीरियंस लेकर साइंटिस्ट बने हैं उनको आरएमपी पोजीशंस नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो वर्क कल्चर है वो इससे एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 2 चीज़ों के बारे में, एक होता है स्पॉइल सिस्टम और दूसरा होता है मेरिट सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम में हमने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर जब भी ऐसी कोई प्रेरणादायक चीज़ आती है जिसमें लगता है कि नहीं रिफॉर्म की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, लेकिन समय के साथ साथ में वो आपको अपनी मर्जी के लोगों को यहाँ पर
नियुक्त करने की परमिशन दे देती है, जो हेड होते हैं जो नियुक्ति करते हैं, और इस तरीके से वो सिस्टम स्पॉइल होता चला जाता है, मेरिट ऑटोमेटिकली नीचे जाती हुई इसमें दिखाई हमें देती है। नेक्स्ट आर्टिकल को देखेंगे जो कि है इंडिया सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। ऑलरेडी मैं आप लोगों को इसको जो प्रीलिम्स है उसके तहत पे पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसको जीएस पेपर हमारे 3 में देखेंगे डिफेंस के अंदर। चलिए समझते हैं कि डिफेंस के अंदर ये जो सबमरीन है ये इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है और ये सबमरीन की क्या क्या यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगेन जीएस पेपर 3 में हम इसको जो डिफेंस है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उसमें इसको देखेंगे। नाउ इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन है जो उसका नाम है अरिघात। अरिघात सबमरीन को हम देख पाते हैं जो कि इंडिया के अंदर अब दोबारा से यहाँ पर क्या की गई है, कमीशन की गई है। ये बन पहले ही चुकी थी लेकिन इसका कमीशन अभी हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने इसको कमीशन सेरेमनी के अंदर अरिहंत जो हमारी इससे पहले वाली सबमरीन थी, जो कि हमारे पास अभी तक एक ही सबमरीन थी न्यूक्लियर वेपन को रखने के लिए, उससे कंपेयर करते हुए बताया कि कैसे अरिघात जो होने वाली है वो अरिहंत से भी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी की यहाँ पर सिद्ध होगी। इस सबमरीन की बात करें तो इसका वजन आप देख पाएंगे कि 6000 टन की ये है, और इसके अंदर हम लोग एक्चुअली में पावर पायर इसकी इतनी है कि इसके अंदर 700 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 जो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे पास में है वो इससे लॉन्च की जा सकती है। और 700 किलोमीटर कोई कम एरिया नहीं होता है, क्योंकि चाइना को भी आप देखेंगे तो वो हमारे 600 से 700 किलोमीटर की रेंज में ही आता है। तो इसी वजह से हमारे लिए एक बेनिफिशियल हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये एक वर्क रहा है। मोस्टली 60% जो ये सबमरीन है वो इंडिजीनियस बनाई गई है, पूरे के पूरे उपकरणों का यहाँ पर इंडिया में ही ध्यान रखा गया है। हमारी जो पहली अरिहंत हम सबमरीन को देख पाते हैं वो हमने देखा था कि कैसे 30% ही इंडिजीनियस लेवल पर बनाई गई थी। न्यूक्लियर प्रोपेलेंट अगर अगिगात की बात करें तो इसमें हम K-15 मिसाइल जो कि 700 किलोमीटर की रेंज की है उसको बिल्ट देखेंगे, और ये इसमें 83 मेगावाट की जो लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो भी लगे हुए हैं, ताकि न्यूक्लियर अगर इनको कभी हमला करना पड़े तो भी ये तैयार रहे। ऑल्दो इंडिया की यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी में हम देख पाएंगे कि कैसे इंडिया हमेशा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को मानता है, यानी कि हम कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, लेकिन रिटेलिएट करने को, जवाब देने को हम लोग हमला ज़रूर करेंगे। लेकिन वही बात है कि न्यूक्लियर वेपन में पता नहीं इतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास क्षमता बचेंगी भी या नहीं कि हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन हमला कर दे और फिर हम उनके ऊपर रिटेलिएट करने को दोबारा हमला करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब से न्यूक्लियर वेपन आए हैं और जब से जापान के ऊपर इनका जो प्रकोप है वो देखने को मिला है, तब से सभी कंट्रीज़ ने नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है वो की है कि अब कोई किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करेगा। अदरवाइज जो अर्थ है वही पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती है अगर अब ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिला भी तो। पर हाँ, हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूएसए के पास में ऑलरेडी 16 से 17 ऐसे सबमरीन हम देख पाएंगे। चाइना की बात करें तो चाइना में भी 15 ऐसे सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर युक्त है, और इंडिया में अभी ये दूसरी हमें दिखाई दे रही है। वैसे टोटल हमारे पास 16 टाइप ऑफ सबमरीन है, लेकिन उनमें से हम देखते हैं कि कैसे कुछ जो सबमरीन होती है 30% वो मोस्टली रिपेयर के काम पर ही होती हैं, तो हर टाइम उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिसमें हम 3 तरीके की सबमरीन को भी इंडिया के नेवी के पास देख पाएंगे। कौन कौन सी वो होती है, इसमें हम सबसे पहले देख पाते हैं हमारी इलेक्ट्रिक जो किलो क्लास सबमरीन है, जो कि मिड 1980s के अंदर में यहाँ पर रशिया के साथ मिलकर हमने यूएसएसआर के साथ में मिलकर डेवलप की थी, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक दोनों ही तरीके से चलती है। उसके बाद हमारी जो दूसरी क्लास ऑफ सबमरीन है वो है शिशुमार क्लास ऑफ सबमरीन। ये जर्मनी के साथ में मिलकर हमने इसको बनाया था 1980s के ऑलवार्ड से ही। और तीसरी हम देख पाएंगे कलवारी क्लास सबमरीन को, जो कि इंडिया की मजागांव डॉक के अंदर पार्टनरशिप फ्रांस के नेवल ग्रुप से हम देख पाते हैं। और इसी में हम इंडिया की जो पहली मरीन सबमरीन है जो कि INS कलवारी के नाम से है उसको कमीशन होता हुआ देखेंगे 2017 में। ये हमारे पास अभी तक नेवी के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस रही है। अब दूसरा अगेन जो आर्टिकल है वो लिखा गया है
विश्वजीत दासगुप्ता के द्वारा, और ये वाइस एडमायरर रह चुके हैं इंडिया की नेवी में, फॉर्मर कमांडर ऑफ चीफ रह चुके हैं ईस्टर्न नेवल कमांड का इंडियन नेवी में। ये कहते हैं कि अरिहंत का यहाँ पर कमीशन होना इंडिया के लिए क्या मायने रखता है। ये बताते हैं कि सबसे पहले देखिए, प्रीलिम्स के लिए अब आप लोगों को दो चीज़ों को याद बहुत इंपॉर्टेंटली रखना है कि अरिहंत को बनाया किसने है। सबसे पहले तो इसको बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, और दूसरा DRDO यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये हम इसको देख पाते हैं, और दोनों ही डिपार्टमेंट कहाँ पे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हम इसको देख पाते हैं। तो ये दो हैं जिन्होंने मिलकर इसको बनाया है, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो शेयर है ये बहुत सारे और लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि इसके साथ में और भी पब्लिक एंड प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने साथ में मिलकर काम किया है। और सबसे बड़ी तो ये सेल्फ रेलिवेंस की हमारी जो आत्मनिर्भर की हमारी जो एक पहचान है उसको दर्शाता है कि किस प्रकार से हमने 2016 में इसको बनाना की कोशिश की गई थी, और उसमें हमने 60% तक इसमें जो बिल्ड टाइम है और जो यहाँ पर समय था वो भी कटाया, और जो इसके उपकरण थे, टूल थे, और जो इसमें सामान लगा वो भी अपना खुद का लगाया। अब टाइप ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो अरिहंत इसी वजह से स्पेशल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अरिहंत जो है वो अरिहंत की तरह एक यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन है, और न्यूक्लियर पावर सबमरीन तीन तरीके की होती है। एक ऐसी होती है जो कि कन्वेंशनल वेपन को लेकर जाती है, जिनको SSN बोला जाता है नाटो की टर्मिनोलॉजी के अंदर। अब मैंने आपको बहुत सारे ग्रुप पढ़ाए, उसी तरीके से नाटो भी जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें USA एंड जो अपर जो आप नॉर्थ अटलांटिक की हम बात करें, यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर USA को बना देती हूँ तो आप लोग देख पाएंगे कि इधर यूरोप भी हमें दिखाई देता है। तो ये यूरोप और बीच में यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अटलांटिक सी को हम देखेंगे, ओशन को देखेंगे। अगर मैं नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका को बनाऊँ और इधर हम यहाँ पर अफ्रीका को बनाए तो देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन हमें दिखाई देता है। तो इन ग्रुप को नाटो बोला जाता है, और उन्हीं की टर्मिनोलॉजी में जो एक कन्वेंशन वेपन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर चली जाए उसको SSN बोला जाता है। दूसरे प्रकार की यहाँ पर होती है जिनमें गाइडेड मिसाइल को कैपेबल करने की क्षमता होती है, और तीसरे प्रकार की जो यहाँ पर सबमरीन होती है वो मोस्ट सबसे बड़ी भी होती है, कॉम्प्लेक्स भी होती है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूक्लियर आर्म के साथ में लगाकर लेकर जा सकती है, जिनको SSBN बोला जा सकता है, और यही हमारी सबसे कॉम्प्लेक्स वाली भी है। ये डीजल से कम चलती है ताकि इसको पकड़ा जाना, इसकी पहचान होना पानी के अंदर, क्योंकि ये पांडुलिपि है पानी के अंदर ही रहती है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट इंडिया के डिफेंस में बन जाती है इसकी कैपेबिलिटी। अब हम देखेंगे कि अरिहंत जो है वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी मैट्रिक्स के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर एंड लैंड हमारी जो डिलीवरी सिस्टम है वो तो बहुत अच्छा था, हम न्यूक्लियर वहाँ से कर भी सकते थे, लेकिन अब तीसरा नेवी के पास में भी यहाँ पर एक बेहतरीन न्यूक्लियर जो डिफेंस है वो सिस्टम हमारे पास हो गया है। तो और इंडिया की जो कमिटमेंट है नो फर्स्ट यूज़ की, वो भी इंडिया को एक मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस रखने को यहाँ पर कहती है कि कैसे अगर न्यूक्लियर अटैक किसी एडवर्सरी की सिचुएशन में ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर इंडिया के पास में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जवाब, मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दे पाए, और इसकी वजह से ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 1 में, क्योंकि हम सोसाइटी की बात करें, स्पोर्ट्स वगैरह की बात करेंगे। तो कैसे देखिए, इंडिया जो है वो 2036 में ओलंपिक होस्ट करने का प्लान बना रहा है। इसके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर रेड फोर्ट से कंट्री को जब संबोधित किया था तो बताया था कि इंडिया का सपना है 2036 के ओशन गेम को हेल्ड करने का, और उसके लिए इंडिया बिल्कुल खुद को प्रिपेयर करने में लगा हुआ है। लेकिन ये इंडिया कैसे होल्ड करेगा, ये कैसे पता चलता है? ये किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। हम देखते हैं कि पिछले ओलंपिक से पहले, टोक्यो ओलंपिक से पहले, यूजुअली जब ये जिन कंट्रीज़ को छांटते थे उन्हीं कंट्रीज़ में होने की परमिशन मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा कि आप लोग करप्शन करते हो या फेवरेटिज्म करते हो। उसके बाद से जो प्रोसेस है वो बदल चुका है। प्रोसेस अब होता है बिडिंग के ऊपर। बिडिंग क्या होती है कि आप किसी के ऊपर बिड कर रहे हो यहाँ पर, और बिडिंग से हम देखते हैं कि जिस भी कंट्री का नाम यहाँ पर आता है उसी कंट्री को सिलेक्ट कर लिया जाता है।
अब इंडिया में भी यहाँ पर नाम आया है, लेकिन क्या इंडिया के पास वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडिया उसको कर पाए? और अगर इंडिया एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो फिर किसी दूसरी कंट्री को सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगेन बिडिंग के ऊपर। अब हम देखते हैं कि ये जो फ्यूचर का होस्ट है उसके लिए इंडिया ने आज तक ऐसा क्या किया और इंडिया में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ है, और अगर नहीं भी है तो क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो इंडिया ने ओलंपिक एम्बिशन जो हमारा था वो 2010 में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि न्यू दिल्ली में इंडिया ने एक सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कंडक्ट करवा के दिखाए थे, जिसमें हम देख पाते हैं कि गीता फोगाट जो है उसका भी गोल्ड मेडल यहाँ पर आया था, और बहुत सारे और अदर हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उन्होंने भी देश के नाम को ऊंचा किया था। यूनियन गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया उसके बाद में स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अंदर, जिसमें नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड को लेकर आया गया और स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को ग्रास रूट लेवल से यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की गई। इसी के अंदर हम खेलो इंडिया स्कीम को भी देख पाते हैं जो कि 2017 में आती है। इस स्कीम के तहत में यहाँ पर जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया गया, डेवलपमेंट करने की कोशिश की और प्रमोशन करने की कोशिश की स्पोर्ट्स एकेडमीज की। हम देखते हैं खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत में यहाँ पर इंडिया के अंदर जो 9 साल से 18 साल के बच्चे हैं और अच्छा गेम खेलते हैं उनको ही सिलेक्ट करने की, उनको ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। और इसमें क्या होता था कि यहाँ पर जो एथलीट है उनको खेलो इंडिया में अगर वो कर जाते हैं तो नर्सरी सिस्टम के तहत में उनको मंथली डाइट और कुछ मॉनेटरी हेल्प जो है वो दी जाती है। और इसी वजह से हम देख पाएंगे कि अब पेरिस ओलंपिक जब हुआ उनमें से 28 ऐसे इंडियन एथलीट थे जो कि खेलो इंडिया एथलीट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके थे। स्टेट की बात करें तो स्पोर्ट्स में जब हम बात लेते हैं तो देख पाते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि हम देखेंगे कि 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट को देख पाते हैं। इसके अंदर जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर हम एंट्री नंबर 33 में हम ये देख पाएंगे कि वहाँ पर स्पोर्ट्स को स्टेट के अंदर रखा गया है। और उनमें से ही जब हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वैसे तो मेडल्स की बात करते हैं तो हम हरियाणा को, पंजाब को बहुत ऊपर देख पाते हैं, स्पेसिफिकली हरियाणा को। लेकिन जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो देख पाते हैं कि तमिलनाडु जो है वो इंडिया में लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी बनाने की भी बात की है आउटस्कर्ट ऑफ चेन्नई के अंदर में, जो कि इंटरनेशनल फैसिलिटीज को यहाँ पर हेल्ड कर पाएगा। ये मल्टीपर्पज स्टेडियम होगा जिसमें फुटबॉल ग्राउंड होगा, इसके अंदर इसका एक जो ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होते हैं वो भी होंगे, एथलीट ट्रैक होंगे, इसमें स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटीज़ होंगी, स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर होगा। और यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में बीच स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि पहले ही बीच स्पोर्ट्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल के तमिलनाडु में कंडक्ट हो चुके हैं। हम देखते हैं कैसे चेन्नई में इंटरनेशनल बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ था 2010 में, इंटरनेशनल सेलिंग रगाटा हुआ था 2014 के अंदर, और यहाँ पर इंटरनेशनल जो सर्फिंग होती है इवेंट्स वो भी तमिलनाडु कंडक्ट करवा चुका है। तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए? प्लानिंग यही होनी चाहिए कि जो बिगेस्ट एक्सपेंडिचर है कंट्री का किसी भी ओलंपिक को हेल्ड करने का, जैसे कि पेरिस में, वो लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हालांकि पेरिस ने अपने जो एग्जिस्टिंग वेन्यू थे उसी को इस्तेमाल किया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम किया, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 390 ओलंपिक स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं जो तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती हैं। दिल्ली में इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जो कि 161 है, और हम तीसरे नंबर पर ओडिशा को देख पाते हैं। तमिलनाडु के अंदर साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स ऑलरेडी 1995 में हो चुके हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में ही चल रहे हैं, जो कि उनके जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें दिखा रहा है। इसके अलावा हम भावनेश्वर ओडिशा में भी जो FIH यानी ओडिशा की हॉकी मैन वर्ल्ड कप हुआ था वो सब हम देख पाएंगे। तो ये सब हमारे पास है, इन्हीं को हमें कोस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली बिड करवानी चाहिए। इसके अलावा इंडिया को अपने और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक प्लानिंग बनाकर कोलैबोरेटिव तरीके से, कंस्ट्रक्टेड तरीके से सभी के सभी स्टेक होल्डर को लेकर रिप्रेजेंट करके कमिटीज़ को अपनी प्लान बनानी चाहिए कि हम तमिलनाडु, ओडिशा, दिल्ली की जो कमिटमेंट है उनको साथ में लेकर और इनका इस्तेमाल करते हुए नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और कंट्री का हमारा जो पोटेंशियल है उसको ध्यान में रखते हुए आगे ज़रूर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, 2 आर्टिकल यहाँ पर हैं और दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं GS पेपर 3 यानी कि इकोनॉमी के अंदर। चलिए समझते हैं। सबसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो 6.7% की ग्रोथ के साथ में बढ़ रही है क्वार्टर
वन के अंदर, जो कि पिछले पाँचों के पाँचों क्वार्टर से कम है। हमें पता था कि हमारी जो जीडीपी है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक समय के अंत में, यानी कि एक समय का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम यूजुअली एक साल का होता है, इसमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो इस टेरिटरी में, इस एरिया में, जो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी है। अब आप इसको जोग्राफिकल टेरिटरी से कंफ्यूज मत करिएगा। जोग्राफिकल टेरिटरीज आपको जो इंडिया का मैप दिखता है वही होता है, लेकिन पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब हुआ जिसमें हमारे समुंदर, जिसमें हमारे जो शिप होते हैं वो भी आ जाते हैं, बेशक वो किसी और कंट्री में गए हो, जिसमें हमारी एम्बेसीज आ जाती हैं। ये सब जो भी इंडिया का है और जिसको भी इंडिया का एक टेरिटरी माना जा सकता है, जैसे उड़ते हुए जो एयरप्लेन होते हैं, वो जिस कंट्री का एयरप्लेन होता है उसको उसी कंट्री की टेरिटरी माना जाता है उड़ते समय में। तो ये इस तरीके से इन सभी चीज़ों में जो भी नई चीज़ों का उत्पादन होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की हम बात करें, उत्पादन की बात करें, उसकी परसेंटेज को ही यहाँ पर जीडीपी बोला जाता है। वो बढ़ रहा है, लेकिन 6.7% से, जो कि काफ़ी कम रहा है। अब से पहले 7.8% से भी हमारी जीडीपी जो है बढ़ रही थी, लेकिन अप्रैल से लेकर जब हम अब जुलाई तक के इस पूरे के पूरे उसको देख पाएंगे, तो इस क्वार्टर में हमारी जो ये ग्रोथ है वो काफ़ी कम दिखाई दी है, 6.7 दिखाई दी है, जो कि आरबीआई ने इसको 7.1 का यहाँ पर सोचा हुआ था कि इतने परसेंट से तो हम आगे बढ़ेंगे ही। हालांकि जो कोर सेक्टर्स हैं वो 6.1% से बढ़े हैं, यानी ज़्यादा ये बढ़े हैं 6 महीने के लो से देखकर। कैसे? कोर सेक्टर में हम देख पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि 6.7% की ग्रोथ से बढ़ रही है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख पाएंगे क्रूड ऑयल को, जो कि यहाँ पर तीसरा स्टेट महीना ऐसा है जिसमें ड्रॉप हो रहा है, उसका 2.9% से वो कम हुआ है। स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन को देखेंगे, जो कि कभी 7.2% तक हाई होता था, पिछले 4 महीने से वो लगातार कम हुआ है, 5.5% पे आ गया है। और मोस्ट इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि कैसे हमारे जो कोर सेक्टर है वो ब्रॉड बेस्ड पे वापस आ नहीं रहे, यानी कि उतने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से उनकी जंप होनी चाहिए थी, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो दोनों ही चीज़ें ये थोड़ी सी नेगेटिव हमें दिखाई दी हैं। प्रीलिम से रेलिवेंट अब हम न्यूज़ को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं, नासा ने कैसे एक मिशन किया है, और उस मिशन के तहत में हमारी अर्थ के आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें बताई है। आज तक आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो सुना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है? हम देख पाते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो अलग अलग भागों में बटी हुई है, जिसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर एस्थिनोस्फेयर को, लिथोस्फेयर को देखेंगे, फिर उसके नीचे मेंटल को देखेंगे, फिर उसके अंदर आउटर कोर को देखेंगे, और अंदर कोर को देखेंगे। हमारा आउटर कोर जो है वो हमें लिक्विड यानी कि दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है हम तो जा नहीं सकते, तो हमें वेव से रिफ्रैक्शन होने पर समझ में आ गया है। और इसके अंदर हम देख पाते हैं कि आयरन और मैग्नीशियम, इन सभी चीज़ों को हम देख पाते हैं, जो कि काफ़ी मात्रा में है। जब हमारी धरती स्पिनिंग करती है तो यहाँ से क्या करते हैं, हम मैग्नेट की तरीके से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड को भी देख पाते हैं, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, राइट। पोल्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलती है, हमारी पूरी अर्थ ये है, और पोल्स के ऊपर हम देख पाएंगे कि हमारी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो आकर मिलती रहती है। इस प्रकार से हम इस मैग्नेटिक फील्ड को देख पाते हैं। अब जब साइंटिस्ट बाहर जाते थे तो उनको एक डाउट रहता था, उनको लगता था कि अर्थ के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ न कुछ होनी चाहिए, या कुछ ऐसा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे ऐसे एटम्स को हम देख पाते हैं जो कि स्पेस में बाहर जा रहे होते हैं अर्थ से। तो लगभग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सबसे पहले 60 साल पहले हाइपोथाइज्ड की गई थी, यानी कि इसका प्रमाण नहीं था, बस सोचा गया था कि कैसे अर्थ के ऊपर से कुछ पार्टिकल हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जा रहे हैं। साइंटिस्ट ने फिर सोचा कि ये पोलर विंड की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि नासा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पे काम किया, और इसके ऊपर जो एक मिशन था उस मिशन को यहाँ पर चलाया, जिसमें हम देखते हैं मिशन का नाम था इंडोरेंस। और इसने मेजर किया कि कैसे अर्थ के चारों तरफ बहुत ही छोटी 0.55 वोल्ट की यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई देता है। और कब दिखाई देता है? 250 किलोमीटर ऊपर पहुँच के। मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह कहीं भी इस थ्योरी को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत रिसेंट है, अभी 2-3 दिन पहले ही हमें जस्ट इसके बारे में पता चल रहा है। 250 किलोमीटर जब आप ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर एक वीक हम इलेक्ट्रिक
फील्ड को देख पाएंगे जिसमें जो एटम्स होते हैं वो दो तरीके से चार्ज है, एक तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को देख पाते हैं। अब जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो हमेशा हमें ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज को हम थोड़ा नीचे देख पाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से जो धरती है वो हैवियर आयन है पॉजिटिव, उनको नीचे लाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है पार्टिकल क्यों नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि लाइटर जो इलेक्ट्रॉन है वो इनको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, अपने पास लाने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से यहाँ पर हमें लगा रहता है। कुछ जो लाइटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आयंस होते हैं वो बिल्कुल ही स्पेस से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो थ्योरी थी पहले सोची गई थी कि कुछ ऐसे हैं जो एस्केप हो जाते हैं स्पेस के अंदर। साइंटिस्ट का यही मानना है कि ये एक बायोपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये ना तो इनको नीचे आने दे रही है ना ही ज़्यादा खुद से ऊपर जा रही है। ये फील्ड हमें इसी वजह से इस तरीके से कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रही है, जो कि अर्थ के इवोल्यूशन के अंदर काफ़ी महत्वता रखती होगी और इससे हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब जब हमें इसके बारे में पता चल गया है तो आगे की स्टडीज़ में इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि है वंदे भारत ट्रेन्स को लेकर कि कैसे इंडिया में 3 नई वंदे भारत ट्रेन्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं आज ही के दिन पर। मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल, इन 3 वंदे भारत को हम देख पाएंगे। बात करें इनके फीचर्स की तो देखिए, सबसे पहले तो ये नया वर्जन है वंदे भारत एक्सप्रेस का। इसमें स्पेशल दिव्यांग पैसेंजर के लिए यहाँ पर लेबोरेटरीज लगाई गई हैं, ऑटोमेटिक डोर है, स्लाइडिंग फुट स्टेप के साथ में एयर कंडीशनर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 180 किलोमीटर पर आवर ये चलती है। इमरजेंसी अलार्म एंड पुश बटन है ताकि आप टॉक कर सकते हो सभी कोचेस के अंदर में, यहाँ पर बात कर सकते हो ड्राइवर के साथ में। इसके अलावा हम देख पाते हैं इसके अंदर बिग वैक्यूम टॉयलेट है जो कि टच फ्री फीचर्स के साथ में आ रहा है। इसमें एंटी कॉलिजन यानी कवच सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। इसके अंदर 32 पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रानमेंट सिस्टम है, हर एक कोच में आ सकते हैं। एरोगोनॉमिकली डिज़ाइन 360 डिग्री रोटेटिंग रिक्लाइनर सीट्स यहाँ पर देखने को मिलती है। एयरप्लेन जैसा ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, क्योंकि वैसी ही जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी इसके अंदर दी गई है। इसमें हम देख पाते हैं कि इसके लिए मैन्युफैक्चर जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से बनाया जाता है, जो कि लगभग 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर पड़ता है। और क्योंकि वंदे भारत 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है तो इसमें स्टेनलेस स्टील कार बॉडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कंट्री की पहली इंजन लेस ट्रेन है वंदे भारत, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से सेपरेट इसके लिए कोई भी इंजन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि खुद ही मोटराइज्ड ये होती है। ये रिसेंटली इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भी हम देख पाएंगे, क्योंकि ये 180 किलोमीटर के ट्रायल से यहाँ पर चलती है और हमने देखा कि किस प्रकार से ये 3 नए रूट पे चलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं बोंडा ट्राइब के बारे में। बोंडा ट्राइब जो है वहाँ से ओडिशा का एक बच्चा जो कि नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर गया है और डॉक्टर बनेगा, पहली बार में कम्युनिटी से कोई ऐसा है जो यहाँ तक पहुँच पाया है। हम देखेंगे मगलाय मुदुली जो कि यहाँ पर बोंडा ट्राइब स्टूडेंट है, उन्होंने 420 किलोमीटर की जर्नी ली अपने गाँव से ईस्टर्न घाट के ऊपर, ताकि वो MKCG मेडिकल कॉलेज में पढ़ सके और वहाँ तक उनको जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं बोंडा ट्राइब एक्चुअली में है क्या, तो क्योंकि हमारे लिए प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इसी वजह से हम इसको पढ़ेंगे। बोंडा ट्राइब की बात करें तो हमें समझ में आता है कि ये इंडिया में फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर हैं जो कि इंडिया के अंदर आकर सेटल हुए थे, इसी वजह से इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। बुंडा ट्राइब एक मुंडा एथनिक ग्रुप है। मुंडा, अब आप ये शब्द जो इसको याद रखिएगा, मुंडा जो शब्द होता है इसका मतलब ये है कि ये रीजन जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा के अंदर, उनसे थोड़ा अलग है और ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, इन तीनों का जो जंक्शन एरिया है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनको रेमो भी बोला जाता है, ये खुद अपने आप को रेमो बोलते हैं, जिसका बोंडा जो भाषा है उसके अंदर मतलब होता है पीपल। तो बोंडा लोग जो है वो बोंडा ही लैंग्वेज को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इनको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप जो कि इंडिया में केवल 75 है, उनकी कैटेगरी में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डाला गया है। ये इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट और सबसे प्रिमिटिव इंडिया में रहने वाले सेटलर्स हैं, जो कि सबसे प्राचीन समय पे भारत में आए भी थे और अभी तक उन्हीं तौर तरीकों के साथ में इंडिया में रहते हैं। कैसे आप देखेंगे कि कपड़े भी जो हैं वो अपर बॉडी में नहीं पहन रहे हैं, बस जो इनके आभूषण ये हैं उन्हीं को पहनते हैं। नाउ
नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है शी पोर्टल के बारे में। अब शी पोर्टल के बारे में बात करें तो ये क्या किया गया है, ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि WCD की जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया है और लॉन्च किया गया है। शी बॉक्स पोर्टल का मतलब है एक ऐसा सेंट्रलाइज पोर्टल जिसमें जो वुमन है अगर उनके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट होती है किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर तो वो उसकी शिकायत यहाँ पर कर सकती हैं। इसमें सेंट्रलाइज रेस्पिरेटरी इंफॉर्मेशन हम देख पाएंगे क्योंकि इसके अंदर एक इंटरनल कमेटी बनेगी और लोकल कमेटी फॉर्म की जाएंगी प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर में। इसके अलावा इसके अंदर हम लोकल कम्युनिटीज़ को भी देख पाएंगे जो कि कंट्री से बनाई गई है ताकि ये यहाँ पर वुमेन को सेफ्टी प्रोवाइड करवा सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो कि है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICOP। इसमें हम देखेंगे कि कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर उन्होंने 12 नए प्रोजेक्ट NICD के तहत में यहाँ पर अप्रूव कर दिए हैं। इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ये होने वाला है क्योंकि इसमें नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ होंगी जिनको एज अ स्मार्ट सिटीज़ की तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। इसमें 10 स्टेट के अंदर 6 मेजर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। इसमें वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिसके अंदर यहाँ पर लार्ज इंडस्ट्रीज एंड MSME दोनों में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इस इंडस्ट्रियल एरिया जो होंगे वो कहाँ कहाँ पर होंगे, उत्तराखंड में हम खुरपाई को देख पाएंगे, पंजाब में राजपुरा पटियाला को देख पाएंगे, महाराष्ट्र में दिघी को देख पाएंगे, केरला के अंदर पालाकाड, यहाँ पर यूपी में आगरा एंड प्रयागराज, बिहार में गया, इसके अलावा तेलंगाना के अंदर जहीराबाद को देखेंगे, आंध्र प्रदेश में ओवरा काल एंड कोपरहत्ती को देखेंगे और राजस्थान में जोधपुर एंड पाली को देख पाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट जो करेगी वो होगी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट जो कि बन जाता है निकडिट यहाँ पे NICDIT। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ होंगी जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर बनाई जाएंगी। इसमें प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वॉक फीचर्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे जो कि सीमलेस मूवमेंट के लिए, ताकि आदमी गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जा सके, तो वो कन्वेनेंस यहाँ पर रहेगी। इसको PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ में भी अलाइन किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में उसको ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक 11 नेशनल ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जो अप्रूव हो चुके हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए भी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद दूसरा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये पूरा का पूरा। तीसरा हम देखेंगे चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो कि हम यहाँ से यहाँ तक देख पाएंगे। देन विजयाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी आप देख पाते हैं जो कि यहाँ से आपको यहाँ तक दिखाई देगा। इसके अलावा हमें दिखाई दे रहा बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये है मुंबई से बेंगलुरु तक, ये भी दिखाई देगा। इसके अलावा हम देख पाएंगे ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो कि यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा आपको। इसके अलावा हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिखाई देगा विच कैन बी सीन फ्रॉम हेयर टू हेयर। इसके बाद यहाँ पर आप हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को देख पाएंगे जो कि यहाँ से यहाँ है। इसके अलावा आप दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी देख पाएंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो ये 11 तरीके के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसमें अप्रूव हो चुके हैं। नाउ मैपिंग की बात करते हैं तो चाइना को देखते हैं क्योंकि रिसेंटली अभी इंडिया और चाइना ने दोबारा से जो डिफेंस के लेवल पे मिलिट्री लेवल की टॉक्स है उनको कंडक्ट किया है। यहाँ पर चाइना को देखेंगे तो हमारा नेबर कंट्री है, बिल्कुल हमारे हिमालय के साथ में जो बाउंड्री है वो शेयर हो रही है काफ़ी। हम देखेंगे कश्मीर से लेकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक जो बाउंड्री है वो शेयर होती है। बर्मा म्यांमार के साथ में भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है, लाओस के साथ में भी। ऊपर देखते हैं तो देख पाते हैं कि हिमालय के साथ में हम बाउंड्री शेयर करने के ऊपर प्लेटू ऑफ तिब्बत आता है जो कि चाइना के अंदर है और इसमें हम मेंकोंग रिवर को देख पाएंगे। यहाँ पर हम इंडस रिवर को देख पाएंगे जो कि इंडिया में आती है, जो कि चाइना में भी बहती हुई रहती है तिब्बत के एरिया में।
फिर हम देखेंगे यहाँ पर नामस्तो नाम की लेक को, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेक हो जाती है। इसके अलावा हम देख पाएंगे कि कैसे ऊपर जब मंगोलिया के साथ बॉर्डर चाइना शेयर कर रहा है, वहाँ पर गोबी डेजर्ट है, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट हमें दिखाई देता है। इसकी वेस्टर्न पार्ट में आएंगे तो यहाँ पर टकला मकान डेजर्ट जो है उसको देख पाएंगे। इसमें बहुत सारे माउंटेन्स है, जैसे कि कुल्हून शान माउंटेन्स जो कि तिब्बत के ऊपर की तरफ है। इसके अलावा हम अतलून शान माउंटेन्स को देख पाएंगे। इसके अलावा हम ताइन शान माउंटेन्स को यहाँ पर देख पाते हैं। इधर जब हम रशिया के साथ बाउंड्री देखते हैं तो देख पाते हैं दो हिंगोन लियांग माउंटेन्स को एंड जाइन हिंगांग लियान माउंटेन्स को। अब हम देखते हैं कुछ वाटर बॉडीज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाउंड्री की देखें तो मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन सभी के साथ में बाउंड्री शेयर हो रही है। इसके अलावा म्यांमार, यहाँ पर लाओस, थाईलैंड को हम देख पाएंगे और हम देख पाएंगे वियतनाम को, इनके साथ में बाउंड्री शेयर हो रही है। और नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ऊपर रशिया, इन सभी के साथ में चाइना की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है। अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पर हम देख पाते हैं येलो सी को, जिसके अंदर येलो रिवर जो है वो आकर मिलती है, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट रिवर है चाइना के अंदर। इसी पे एक ग्रैंड चैनल भी बना हुआ है। दूसरी रिवर यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चांग जिहांग, जिसको यंतेज रिवर भी बोला जाता है, और ये आती है साउथ चाइना सी के अंदर। तो ऊपर हम सबसे पहले येलो सी को देख पाते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एंड चाइना के बीच में है। नीचे जब हम आएंगे तो ताइवान के बीच में और चाइना के बीच में यहाँ पर साउथ चाइना सी को देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर हम जापान को देख पाएंगे। और ये पूरा का पूरा चाइना की हमारे पास बाउंड्री थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वोकेबलरी ऑफ डे। सबसे पहला शब्द है एमिनिएबल। एमिनिएबल का क्या मतलब होता है? एमिनिएबल का मतलब होता है जवाबदेह, ओपन एंड रिस्पॉन्सिव फॉर सजेशन, इजिली परसुएडेड और कंट्रोल्ड। एग्जाम्पल, हिज बॉस वॉज एमिनिएबल टू द आइडिया ऑफ हिज वर्किंग फ्रॉम द होम, द डाटा इज एमिनिएबल टू एनालिसिस, यानी कि किया जा सकता है। तो दोनों इसके जो मतलब है वो निकाले जा सकते हैं। दूसरा शब्द है रिसाउंडिंग। रिसाउंडिंग का मतलब होता है शानदार या कुछ जो बहुत अच्छा आपने किया हो उसके लिए एज अ कॉम्प्लीमेंट। इम्प्रेसिव और कंप्लीट हो सकता है। ऐसी पॉपुलर सक्सेस को भी रिसाउंडिंग सक्सेस बोला जा सकता है। चलिए यहीं पे आज की वीडियो होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, मुझे भी पता चलेगा। और कोई फीडबैक देना है तो वो भी कमेंट करके दे दीजिए। चलिए अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ सुबह सुबह 5 बजे। तब तक आप लोग भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।